Hello, friends. I welcome you all to the Decode IAS YouTube platform. We are going to continue the PT 365 Polity Current Affairs series. जो नेक्स्ट टॉपिक है PT 365 में 2022 के प्रीलिम्स के लिए वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। देखिए ये भी सीधे तौर पे ये भी जो डील करती है वो है पब्लिक अकाउंट, मतलब पब्लिक का पैसा, पब्लिक का मनी। सरकार का पैसा तो नहीं है, पब्लिक का पैसा है। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी को चेक करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को चेक करने के लिए, कौन किसकी अकाउंटेबिलिटी को, जो ये पब्लिक पैसा हैंडल कर रहा है। अब ये पब्लिक पैसा कौन हैंडल कर रहा है? गवर्नमेंट हैंडल्स इट। तो गवर्नमेंट किस तरीके से पब्लिक के पैसे को यूज कर रहा है, उसकी एक्सपेंडिचर क्या है, ये चेक करता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये एक्चुअली में काला धन को जनरेट करने से रोक सकता है, सरकार के गलत एरियाज में इन्वेस्ट करने से रोक सकता है। सरकार अगर कहीं और गलत तरीके से इन्वेस्ट करके लॉस कर रही है तो देश का लॉस हो रहा है और इसको भी एक्सपोज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब 2000 आई बिलीव जब यूपीए 2 की सरकार थी तब ये 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ था। ये 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में भी पब्लिक अकाउंट कमेटी ने क्लियर शब्दों में ये कहा था कि घोटाला हुआ है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास रिपोर्ट्स कौन भेजता है, ये एक सवाल बन सकता है ना। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जो पैक होता है उसमें रिपोर्ट भेजने वाला शख्स जो है, जो ऑफिस है, वो है कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नाम समझ के समझ में आ रहा होगा कि वो ऑडिटर है। क्या ऑडिट करता है? सरकार के एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि सरकार की जो स्पेंडिंग होती है वो सरकार का पैसा नहीं होता है, वो पब्लिक का पैसा होता है। तो पब्लिक का पैसा सरकार हैंडल कर रही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी ऑडिट करने का काम किसका है? CAG का है, कैग। अब ये CAG जब अपनी रिपोर्ट बनाती है, रिपोर्ट बनाकर CAG भेजती किसको है? पैक में। और फिर पैक इस चीज को पार्लियामेंट में पेश करता है आफ्टर अ थॉरो रिसर्च एंड आफ्टर चेकिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कैग रिपोर्ट। तो आई बिलीव आपको ये लाइन ऑफ इवेंट समझ में आ गया है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ उसको बड़ा करके। सबसे पहले अगर हम लोग करप्शन रिलेटेड बात करें या अकाउंटेबिलिटी की बात करें, ट्रांसपेरेंसी की बात करें, तो यहां से शुरू करते हैं। टैक्सेशन, किसी भी तरीके का टैक्स कौन पे करता है? इट इज द सिटीजंस। नॉर्मली ये पैसा किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जा रहा है। गवर्नमेंट पैसा लेती है, करेक्ट। और यहां पे सरकार पैसा हमसे ले रही है, हम सरकार को पैसा दे रहे हैं बेस्ड ऑन व्हाट प्रिंसिपल? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट। सरकार अब यही पैसा जो कि एक्चुअली में पब्लिक मनी है, इसको हैंडल करती है और इस पूरे पब्लिक मनी को अलग अलग जगह पे मल्टीपल एरियाज में इसको इन्वेस्ट करती है। और इन्वेस्टमेंट जो होता है कुछ करंट ओरिएंटेड होता है, कुछ कैपिटल ओरिएंटेड होता है। और इसके बदले में सरकार जो है बहुत सारे बेनिफिट्स, जो सोशल एस्पेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो सोशल सर्विसेज हो गया या वेलफेयर स्कीम हो गया, सोशल या वेलफेयर स्कीम्स हो गए, इन सब में भी सरकार का खर्चा होता है। तो ये सब पैसा यहीं से आता है। अब हो सकता है कि जो सरकार है, अगर यहाँ पे कहीं पे भी, मैं ये दूसरा कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहीं पे भी अगर करप्शन जैसी चीज दिखाई दे तो इस पब्लिक अमाउंट का हो सकता है, पब्लिक मनी का हो सकता है, जो कि गलत जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है, इसकी वजह से हो सकता है करप्शन बढ़ रहा हो। तो ऐसे में क्या होगा? सरकार जो है उसके पास पैसे कम होते रहेंगे, लेकिन सरकार चलाने वाले नेताओं के जेब भरते रहेंगे। ऐसे सिचुएशन में जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो किसका हो रहा है? वो नुकसान हो रहा है पब्लिक ट्रस्ट का, जिसके बेसिस पर हम लोग टैक्स देते हैं। ये टूट रहा है, पब्लिक ट्रस्ट टूट रहा है। और अगर पब्लिक ट्रस्ट टूटता है मेरे भाई, तो क्या होगा? यहां से सीधा निकल कर आएगा गवर्नेंस इश्यूज। और गवर्नेंस इश्यूज में अगर इतनी मेजर करप्शन और कॉम्प्लिकेशन है तो क्या होगा? तो सड़क पे उतर आएगी जनता, ये प्रोटेस्ट करने लगेगी और ये वायलेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यहां तक तो बात समझ में आती है। अब हम लोग बात करेंगे कि कहां पे ये जो कैग और पैक का काम आता है वो समझने की कोशिश करते हैं। जब पब्लिक का पैसा सरकार अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है तो इसको चेक करती है, इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी अकाउंटेबिलिटी को चेक करती है कौन? सरकार की एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसका नाम है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हम लोग इसको कैग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब ये कैग क्या करती है? कैग चेक करती है कि सरकार सही तरीके से इन्वेस्ट कर रही है या नहीं, और उसके बाद ये एक रिपोर्ट बनाती है जिसको कहते हैं कैग रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट भेजती है पार्लियामेंट में, जिसके अंदर एक कमेटी बनी हुई है, उसका नाम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पैक। आमतौर पे इसमें जो लीडर होता है, जो चेयरमैन होता है, वो ऑपोजिशन का हाउस ऑफ अपोजिशन में जो लीडर है, ऑपोजिशन का लीडर होता है, ठीक है, ताकि सरकार की गलत चीजों को पकड़कर क्रिटिसाइज कर सके सरकार में, मतलब पार्लियामेंट में, लोकसभा में। और फिर पैक अपनी रिपोर्ट बनाती है बेस्ड ऑन द रिपोर्ट दैट इट हैज रिसीव्ड फ्रॉम कैग, और ये रिपोर्ट होती है प्लेस एट पार्लियामेंट। अब मान लो अगर सरकार ने सच में चोरी करी है तो पार्लियामेंट में सरकार की धज्जियां उड़ाने के लिए पैक अपना रिपोर्ट लेकर आएगी,
और सरकार पूछेगी कि आपके रिपोर्ट का बेसिस क्या है, तो कैग बोलेगा, सॉरी पीएससी बोलेगा कि कैग है मेरा बेसिस और कैग की रिपोर्ट की वेरासिटी हमने चेक करी है। सो आमतौर पे अगर पूरे इस चीज़ को अगर आप समझ पाए हैं तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आसानी से समझाने की कोशिश करूँ, अगर आप लोग इस चीज़ को समझ गए तो, कि कैग और पैक ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं ताकि सरकार अकाउंटेबल रहे। इतना समझ में आ गया होगा अब तक। अब ये न्यूज़ में क्यों है? वो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सेंटेनियल सेलिब्रेशन हुआ है पैक का। ठीक है, पैक जो है इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस एंड वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1921 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू से ये पहली बार 1921 में पैक बनाया गया था और अभी हाल फिलहाल में 2021 हुआ है, तो इसके 100 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। इसके टोटल मेंबर्स होते हैं 22, जिनमें से 15 मेंबर होते हैं लोकसभा के और 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा से। स्पीकर इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। ठीक है, यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि स्पीकर चेयरमैन नहीं होता है पैक का। स्पीकर इज एम्पावर्ड, उसके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो चेयरमैन ढूंढे, अपॉइंट करे अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। तो नॉर्मली स्पीकर की ये इच्छा होगी या मंशा होगी कि हम उस शख्स को चूज करें एज द चेयरमैन ऑफ द पैक कमिटी जो कि मेरे पार्टी का हो, लेकिन उसके बड़े सारे क्रिटिसिज्म्स होते हैं, तो इसीलिए कई बार जो है वो अपोजिशन के पार्टी से ही चेयरमैन चुना जाता है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कैग और पैक का रिलेशन, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कैग और पैक का एक कंपैरिजन, एक रिलेशन बताया गया है एक टेबल के अंदर, समझते हैं इसको। आर्टिकल 148 प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कैग। ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, ये आर्टिकल 148 में है। ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ही सबमिट्स 3 ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को 3 रिपोर्ट भेजता है। पहला, रिपोर्ट ऑन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिपोर्ट ऑन द फाइनेंस अकाउंट्स एंड रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। प्रेसिडेंट इन सब रिपोर्ट्स को दोनों हाउसेज में प्लेस करता है, ये उसकी जिम्मेवारी है। और उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उन रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है और उसके बाद अपने रिपोर्ट्स, अपने फाइंडिंग्स जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखती है। हम लोग इसी के बारे में भी बात कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा एक चार्ट यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में और कमिटीज़ कौन सी हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ और क्या क्या हैं, और कौन कौन सी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं। तो यहाँ पे जरा नज़र डालते हैं, ये बहुत ही रेलेवेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होता है एस्टिमेट कमेटी और दूसरा होता है पब्लिक अंडरटेकिंग्स। जो एस्टिमेट कमेटी होती है उसको सेटअप किया गया था 1950 में, लेकिन जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स की कमेटी है उसको एस्टैब्लिश किया गया है 1964 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कृष्णा मेनन कमेटी। तो ये एक अच्छा खासा एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सी कमेटी जो है वो कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन से बनी थी। जवाब आएगा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। दूसरी चीज, जो एस्टिमेट कमेटी होती है इसका काम क्या है? इट एग्जामिन्स द एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट एंड सजेस्ट इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार का जो बजट है उसके अंदर सरकार की जहां जहां पे एस्टिमेट्स है उसको एग्जामिन करना, और अगर कहीं पे चेंजेस करने की बात है तो वो सजेस्ट कर सकता है। ओरिजिनली एस्टिमेट कमेटी में 25 मेंबर थे, लेकिन 1956 में इसकी जो 25 मेंबरशिप की लिस्ट है इसको रेज करके 30 बना दिया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 30 के 30 मेंबर लोकसभा से ही हैं। दूसरी तरफ 1974 में मेंबरशिप पब्लिक अंडरटेकिंग की जो कमेटी है उसको भी बढ़ाया गया है। वो पहले 22 था, ठीक है, एक्चुअली पहले 15 था, उसको 22 कर दिया गया है। लेकिन चेंज ये है कि 22 कर दिया गया है, हालांकि उसमें से 15 ऐसे हैं जो लोकसभा के हैं और 7 ऐसे हैं जो राज्यसभा के हैं। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान में रखनी है। 1974 में पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की जो संख्या है मेंबर्स की उसको बढ़ाया गया है फ्रॉम 15 टू 22। लेकिन अच्छी बात यह है, डेमोक्रेटिक बात यह है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों मेंबर्स को यहां पे इंक्लूड किया गया है। एस्टिमेट कमेटी में राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए तो नहीं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है वो खुद नहीं चाहते हैं डेमोक्रेटिक वे में कोई चीज हो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एस्टिमेट कमेटी का आप इसको जरा समझें, एस्टिमेट कमेटी जो है वो मोरलेस डील कर रहा है बजट से, और बजट जो है वो सिर्फ लोकसभा ही पास कर सकता है, राज्यसभा पास नहीं कर सकता। तो अगर बजट राज्यसभा पास ही नहीं कर सकता तो फिर राज्यसभा के मेंबर्स को एस्टिमेट कमेटी में रखने का कोई सेंस नहीं बनता है, एंड देयरफॉर लोकसभा के मेंबर्स ही सिर्फ हैं। अच्छा, नेक्स्ट, जो एस्टिमेट कमेटी है दोस्तों, इसमें जो चेयरमैन होता है उसकी अपॉइंटमेंट स्पीकर करता है, और किसको करता है? अमंग द मेंबर, जो 30 मेंबर लेते हैं उन्हीं में से करता है।
इनवेरिएबली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, तो किसी रूलिंग पार्टी के मेंबर को ही चेयरमैन बनाता है। दूसरी तरफ जो चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, इसका भी अपॉइंटमेंट स्पीकर करता है, तो ये सिमिलर पॉइंट है। लेकिन अमंग इट्स मेंबर्स, लेकिन जो देखा गया है हाल फिलहाल में, वो ये है कि चेयरमैन जो है वो नॉर्मली लोकसभा से ही होता है। सो टेक्निकली दोनों तरफ स्पीकर अपॉइंट करता है चेयरमैन को, लेकिन एक तरफ एस्टिमेट्स में क्योंकि रूलिंग पार्टी के ही मेंबर्स को लिया जाएगा, जो कि लोकसभा में है, तो रूलिंग पार्टी को ही लिया जाता है। लेकिन पब्लिक अंडरटेकिंग वाली कमेटी में रूलिंग या ऑपोजिशन वाला हिसाब यहां पे नहीं बताया जा रहा है। वो सिर्फ बता रहे हैं कि यहां पे भी स्पीकर अपॉइंट करता है, लेकिन लोकसभा से करता है, मतलब कि 15 मेंबर जो लोकसभा से, उन्हीं में से एक को करता है। अब हमें ये नहीं पता है कि 15 मेंबर में सबके सब जो है वो रूलिंग पार्टी से हैं या मिक्स हैं, रूलिंग एंड अपोजिशन दोनों, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बताता नहीं है। तो देखा जा सकता है कि पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में हो सकता है चेयरमैन जो है लोकसभा से तो होना ही पड़ेगा, लेकिन हो सकता है अपोजिशन से भी हो। लेकिन एस्टिमेट कमेटी में भी रूलिंग पार्टी से होना ही पड़ेगा, और वो लोकसभा से ही हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा है ही नहीं मेंबर एस्टिमेट कमेटी में। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन बन सकता है, वो पहली चीज तो ये कि इनका पर्पस क्या है, जिसके बारे में मैं शुरुआत में बता रहा था इस साइड वाले चार्ट में। इसके अलावा सेंटेनियल ईयर हुआ है, कब से शुरू हुआ था, इन सब के बारे में पूछ सकता है। और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री कमिटीज के ये 2 अलग अलग कमिटीज के बारे में पूछ सकता है। याद करने के लिए सिर्फ 3 चीजें याद है करना आपको: पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये 3 चीजें आपने याद करनी है। और एक यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का क्या मतलब है? देखिए, यहां पे ना मैं थोड़ा सा और ब्रॉड करके बता देता हूं आपको। देखिए, पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के फंक्शनिंग में हर एक फंक्शन जो है वो लोकसभा के मेंबर्स या राज्यसभा के मेंबर्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे कमिटीज बनाना पड़ता है। ये वो कमिटीज है जो पार्लियामेंट में जो एमपीज हैं उनको मदद करते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, ये असिस्ट करते हैं एमपीज को। अब ये जो कमिटीज हैं, ये कमिटीज 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्टैंडिंग कमेटी और दूसरा होते हैं एडहॉक कमेटी। जो एडहॉक कमिटीज होती हैं दोस्तों, ये टेम्पररी होती हैं, मतलब किसी एक काम के लिए बनाया जाता है, जैसे वो काम खत्म हो जाए वो कमेटी भी खत्म हो जाती है। और कुछ होती है स्टैंडिंग कमेटी जो कि परमानेंट होती हैं। और परमानेंट में हम लोगों के पास एग्जांपल्स अभी हम लोगों ने लिए, जैसे पैक, जैसे एस्टिमेट्स कमेटी, जैसे अभी पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो यहां पे जो ये शब्द दिया गया है, यहां पे आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है पैक, एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट या अदर ओल्डेस्ट, तो ये बेसिकली स्टैंडिंग परमानेंट कमेटी के बारे में बात किया जा रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे।